हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17 जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल गोना कवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब बोलोगे मैम आजकल आप हर वीडियो में इम्पॉर्टेंट बोलते रहते हो, बिकॉज भैया ये सारे टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये क्या होता है ना, ईजिली समझ भी नहीं आते हैं और फिर समझ आ जाते हैं तो बढ़िया ही हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के मतलब अगर आप एग्जाम को देखो, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं ये और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और कंसेप्चुअल भी हैं, सब कुछ है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या टॉपिक है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तो ठीक है, पर थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगी मैं आपको प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो हमारी बॉडी में कितने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं? वी हैव 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नंबर 1 वी हैव एक्टिन एंड सेकेंडली वी हैव मायोसिन। एक्टिन जो होते हैं वो कौन से फिलामेंट्स होते हैं? वो थिन फिलामेंट्स होते हैं, और जो हमारे मायोसिन होते हैं वो थिक फिलामेंट्स होते हैं। फिर हमने अगर एक्टिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता था? नंबर 1 वी हैव एफ एक्टिन, नंबर 2 वी हैव ट्रोपोमायोसिन जो ब्राउन कलर का प्रोटीन हेलिकल रन करता था, एंड थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होते थे ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती थी। याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो अभी डायग्राम देख लो। ट्रोपोनिन आपकी बुक में कुछ ऐसा ड्रॉ करके दिखाया है, 3 सर्कल्स ड्रॉन है। तो जो ट्रोपोनिन होता है इट हैज 3 सब यूनिट्स, एंड जो ये 3 सब यूनिट्स हैं ये क्या करती हैं? These 3 subunits do the work of masking। मास्क करके रखती हैं एक्टिन को, जिसके कारण क्या नहीं हो, जिसके कारण मायोसिन उससे आके ना जुड़ पाए। ठीक है, ये काम करती है हमारी ट्रोपोनिन। सेकेंडली वी हैव मायोसिन। तो मायोसिन्स की जो यूनिट होती है, मायोसिन्स के जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर ऑफ मायोसिन वो कौन होते हैं? दे आर मीरोमायोसिन। दे आर मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन के बने हुए होते हैं हमारे मायोसिन्स, मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन में क्या होता है? मीरोमायोसिन में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, द HMM हैवी मीरोमायोसिन एंड द LMM दैट इज द लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में क्या क्या इंक्लूड होता है? द हेड एंड द क्रॉस आर्म। रिविजन चल रहा है, रिविजन पुरानी वाली वीडियो देख के आनी है। एंड जो LMM होता है इट कंस्टिट्यूट दिस टेल, द टेल पार्ट। टेल ये किसके अंदर आ जाता है? ये आ जाता है इन द लाइट मीरोमायोसिन। अब क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था जो हेड वाला पार्ट होता है मायोसिन का, उस पे 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। 1 बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन एंड अनदर बाइंडिंग साइट फॉर ATP। तो यहाँ पे आपको एक जो डार्क ग्रीन कलर की बाइंडिंग साइट दिख रही है इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, मतलब ये जाके एक्टिन से जुड़ेगा। एंड जो साइड में आपको एक बाइंडिंग साइट दिख रही है इट इज बाइंडिंग साइट फॉर ATP। ATP यहाँ पे आके बाइंड हो गए। समझ में आ गया? रिवाइज हो गया आपको स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब आप बोलोगे मैम आपने क्यों रिवाइज करवाया? Because the topic what we have to study today, that is the sliding filament theory, it is completely associated with this structure of actin and myosin. Because actin क्या होता है? sliding filament theory, according to sliding filament theory, contraction of a muscle fiber occur by the sliding of thin filaments that are actin over the thick filaments that are myosin। तो भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सबको दिख रहा है। मैं अभी अपना हाथ ऐसे कर पा रही हूँ, मैं अपना हाथ ऐसे कर पा रही हूँ, मैं अपना हाथ ऐसे कर पा रही हूँ, मैं मतलब पूरी अपनी मसल्स को मूव कर पा रही हूँ। मेरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मेरी मसल्स में रिलैक्सेशंस हो रहे हैं। तो ये जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन हैं ये कैसे हो पा रहे हैं? अब इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सबने अपनी अपनी रिसर्च करी, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी, बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास आ गई। इन सारी थ्योरीज में से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ऑफ मसल कंट्रैक्शन इट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो जितनी भी थ्योरी हमारे पास इधर उधर की उल जुल बहुत सारी थ्योरीज आई, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, समझना है, जिसको मान के हम चलते हैं, वो कौन सी थ्योरी थी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने क्या बोला था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि मसल फाइबर में जब कंट्रैक्शन होगा व्हेन
देयर इज स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। ये बोला कि जब ये जो थिक फिलामेंट्स हैं, ये जो दिख रहे हैं हेड है ठीक है, थिक मेरोमायोसिन है, जब ये थिक फिलामेंट्स के ऊपर हमारा थिन फिलामेंट, सपोज ये हमारा थिक फिलामेंट है कुछ इस टाइप का, द हेड एंड द टेल पार्ट, एंड ये जो है ये थिन फिलामेंट है, जब थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करता है, थिन फिलामेंट क्या करता है, स्लाइड करता है, तो मसल का कंट्रैक्शन होता है। ये थ्योरी थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन किसके ऊपर कंट्रैक्ट करता है, द थिन फिलामेंट, थिन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट दैट इज मायोसिन। तो ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर स्लाइडिंग का काम करता है एक्टिन, और फिर होता है हमारी मसल का कंट्रैक्शन। और अब हमको ये पूरी थ्योरी स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है कि किस स्टेप में क्या होता है। So, an impulse from CNS reaches the neuromuscular junction that is motor end plate via motor neuron. अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे इनिशिएट होती है, कैसे ये पूरी थ्योरी काम करती है, स्टोरी की तरह सुनना इसको, बिल्कुल स्टोरी, जैसे कहानी में अपन याद रखते हैं, भी एनिमल की कहानी पूरी याद होगी तुमको, तो एनिमल की कहानी तुमको याद है ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले वो अपने पापा से पिटता है, फिर वो छोड़ के चले जाता है, फिर वो आता है, फिर वो पिटता है, फिर वो चले आता है, फिर उसके पापा पिटते हैं, फिर वो आता है, फिर पीटता है, फिर चला जाता है। तो इस तरीके से तुमको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को भी याद रखना है, कब कौन आया, कहाँ गया, फिर कौन आया, फिर गया, फिर कौन आया, फिर गया। ठीक है, करें शुरू, चलो। तो सबसे पहली स्टेप, तुमको अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऐसा सिग्नल तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी मसल्स को भेज रहा है। फालतू में मसल थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती, फालतू में मैं ऐसे 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 थोड़ी कर रही हूँ। जब अभी मैंने सोचा कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, दिस इज माई वॉलेंटरी एक्शन, मैंने चाहा कि मुझे अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो सिग्नल इम्पल्स मेरे ब्रेन से ओरिजिनेट होके मेरी मसल तक पहुंची। तो सबसे पहले क्या होता है, इम्पल्स, अ सिग्नल, इम्पल्स इज जस्ट अ सिग्नल। तो एक इम्पल्स जो कि CNS हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलीज जनरेट हुई और पहुंची न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो ये वाला डायग्राम आप सभी ध्यान से देखिए, जो पर्पल कलर की इतनी बड़ी सी आपको चीज दिख रही है, ये क्या है, इट इज अ न्यूरॉन, इट इज अ नर्व सेल। तो न्यूरॉन्स के एंड पे प्रेजेंट है मसल। तो न्यूरॉन्स के थ्रू बहुत सारे सिग्नल आए, बहुत सारी इम्पल्सेस आई, और वो सारी इम्पल्सेस पहुंची मेरे मसल्स पर। कहाँ पहुंची, मेरी मसल्स पर पहुंची, और मसल्स को उन्होंने बोला कि चलो मसल अब कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब ये जो कहानी अभी इतने छोटे से में समझ आ गई, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द एंड पोर्शन ऑफ अ न्यूरॉन। ये क्या है, येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, इट इज द एंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। और जो आपको पर्पल कलर का नीचे दिख रहा है, इट इज अ मसल, इट इज अ मसल। और ये जो पॉइंट होता है जहां पे हमारा, थोड़ा और जूम करो, तो जहां पे हमारा एंड ऑफ द न्यूरॉन और मसल मिलती हैं, न्यूरॉन का एंड और मसल जहां पे मीट होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। क्या बोला जाता है इस पॉइंट को, जहां पे भी हमारा न्यूरॉन का एंड और मसल, इनके बीच में कनेक्शन बन रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या हो रहा है, देखो न्यूरोमस्कुलर नाम समझ में आ रहा है, ये न्यूरॉन आया और ये मसल है, तो इनके बीच में जो भी कनेक्शन, इट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइनैप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। क्या हो रहा है भाई, देखो अगर मैं बात करती हूँ तो ये है मेरी एक नर्व की एंडिंग, न्यूरॉन की एंडिंग, और यहाँ पे है ये मेरी मसल्स, और यहाँ पे ये मेरी मसल है। तो ये जो भी पार्ट है बिटवीन माय न्यूरॉन एंड मसल, दिस इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NM जंक्शन। क्या बोलते हो आप इस पॉइंट को, NM, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो इस वाले पार्ट को आप बोलो स्पेसिफिकली तो ज्यादा बेटर है, साइनैप्स बोला जाता है। जो भी गैप, जो भी न्यूरॉन के बाद जो भी गैप प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने व्हाइट मार्क किया है, इट इज द साइनैप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
तो न्यूरॉन और मसल के बीच का जो पार्ट है, जो जंक्शन है, इट इज़ द साइनैप्स, द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? फर्स्ट स्टेप में ये हुआ है, एक इम्पल्स, एक सिग्नल जनरेट हुआ है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एंड वो इम्पल्स कहाँ तक आया है? वो इम्पल्स आया है अप टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ तक आया है? अप टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। किसके थ्रू आया है? तो ये जो पर्पल कलर का न्यूरॉन है, इसे आप बोलोगे द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सिग्नल्स को लेकर जाते हैं ब्रेन से, और सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो ब्रेन तक सिग्नल को लेकर जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट से। तो ये वापस लेकर आने वाला सिग्नल है, इसलिए इट इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। अब जब पहला स्टेप क्लियर हो गया है, तो पहले स्टेप में हम लोग एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। अब मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, इसको हम लोग मिलाकर मोटर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट। तो मोटर न्यूरॉन और इस मसल फाइबर को अगर आप साथ में क्या बोलोगे, तो देयर इज अ टर्म विच इज अ मोटर यूनिट। तो याद रखना है मोटर यूनिट क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। नाउ सेकेंड स्टेप, अब क्या होगा? आपने देखा ये था हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। डायग्राम्स ही इंपॉर्टेंट है, आप सोचो सारी थ्योरी के थ्रू समझ लोगे तो नहीं, आपको थोड़ा डायग्राम्स के थ्रू समझना पड़ेगा। अब ये था हमारा येलो कलर का न्यूरॉन और ये है हमारी मसल। ठीक है, अब इसमें क्या आया है? इसमें एक पूरा इम्पल्स आया है। जैसे ही यहाँ पे इसमें इम्पल्स आता है, तो हमारे न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं द सिनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसाइकल्स। न्यूरॉन के अंदर ये जो आपको पर्पल कलर के छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर द वेसाइकल्स। एंड इनसाइड दीज वेसाइकल, जैसे सपोज ये वेसाइकल्स हैं, तो वेसाइकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम होता है जिसका नाम? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो क्या समझ में आया भाई? सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो हमारा इम्पल्स आया, इम्पल्स ने किसका मूवमेंट कराया? इम्पल्स ने जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर वेसाइकल्स प्रेजेंट थे, उन वेसाइकल्स को मूव कराया यहाँ पर अपनी वॉल तक, एंड वॉल तक। वहाँ पे ये वेसाइकल्स इस एंड वॉल के साथ में ऐसे फ्यूज हो जाते हैं और वेसाइकल रिलीज कर देते हैं द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज कर देते हैं? एसिटाइल कोलिन। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? नथिंग, द सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो हैं दे जस्ट गेट फ्यूज्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, और वहाँ पे रिलीज कर देते हैं वेसाइकल अपने अंदर से एसिटाइल कोलिन को निकाल देते हैं बाहर। अब सारा का सारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होके कहाँ आ गया है? एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होके आ गया है साइनैप्स में। And what this acetylcholine is doing? It generates an action potential in the sarcolemma that spread through the muscle fiber. अब जैसे ही एसिटाइलकोलिन इस गैप में आया, गैप द साइनैप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन आया और या फिर साइनैप्स पे एसिटाइलकोलिन आया, क्या करेगा एसिटाइलकोलिन? एसिटाइलकोलिन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिससे डिस्टर्बेंस होंगे इन द सार्कोलेमा। जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन थी ना, सार्कोलेमा पढ़ा था आपने, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है सार्कोलेमा होती है। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचेगा, देयर विल बी एक्शन पोटेंशियल एंड दैट एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड इन द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल, और सार्कोलेमा में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसके साथ क्या होगा? दैट एक्शन पोटेंशियल विल स्प्रेड थ्रू आउट द मसल फाइबर। पूरे मसल फाइबर में ये जो हमारा जो जनरेट हुआ है द एक्शन पोटेंशियल दैट स्प्रेड इन द इंटायर मसल फाइबर, पूरे मसल फाइबर में ये स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सार्कोलेमा तक पहुंचा, एंड देन इट विल जस्ट सिंपली गेट स्प्रेड थ्रू द एंटायर मसल फाइबर। तो यहाँ से सिग्नल आया, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन से पूरी मसल के अंदर इम्पल्स जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्प्रेड हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे ही पूरी मसल में सिग्नल स्प्रेड हुआ, अब मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होगा। मसल फाइबर सिंपली क्या था? एक सेल था, याद आ गया? तो भाई इसके अंदर था सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा,
और जैसे हमारी नॉर्मल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही मसल फाइबर के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, वैसे ही नॉर्मल मसल फाइबर्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्टोर होता है बहुत सारा कैल्शियम। क्या स्टोर होता है जिसमें? बहुत सारा कैल्शियम। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया था पूरी मसल फाइबर के अंदर, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे कैल्शियम को निकाल देगा, और बहुत सारा कैल्शियम अब किस में आ चुका है? नाउ द कैल्शियम विल बी इन द सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम बढ़ गया है। समझ आई? स्टोरी चल रही बिल्कुल प्योरली कहानी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम रिलीज किया, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की कंसंट्रेशन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, चलो बढ़िया है, बढ़ गई। आगे चलते हैं। अब ये जो कैल्शियम बढ़ गया, तो कुछ तो मकसद होगा ना, तभी तो कैल्शियम बढ़ा रहे हैं। हर कुछ ऐसे बॉडी में फालतू में नहीं हो रहा होता। देयर इज सम मोटिव, कुछ मकसद होता है, इसीलिए चीजें होती है। तो अब अगर कैल्शियम इंक्रीज हुआ है, तो मतलब ये कैल्शियम पक्के से कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये कैल्शियम क्या करेगा? ये कैल्शियम उस मास्क को हटा देगा जो एक्टिन प्रोटीन पे प्रेजेंट था। याद आ रहा है? तो आपने पढ़ा था एक्टिन प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है? मास्क होता है। किसके लिए मास्क होता है? फॉर मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन से जाके एक्टिन बाइंड नहीं हो पाए, इस चीज को रोक रहा था ट्रोपोनिन, क्योंकि उसने उसको पकड़ के रखा था। अब कैल्शियम ने आके क्या किया? कैल्शियम ने आकर बाइंड हो गया विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। कैल्शियम आया और उसने मास्क को हटा दिया, या फिर कैल्शियम ने आके खुद मास्क पहन लिया। अब मास्क तो एक ही था, या तो एक्टिन को पहना लो या तो कैल्शियम को पहना लो। तो कैल्शियम का आने का मकसद क्या था? कैल्शियम के आने का ये मकसद था, ये मोटिव था कि वो मास्क को हटा ले। जो ट्रोपोनिन ने मायोसिन से बाइंडिंग होने वाली साइट्स को छुपा के रखा है, मास्क करके रखा है, वो उसको हटा ले। तो हमारा बढ़िया से कैल्शियम आया, उसने ट्रोपोनिन के मास्क को खुद पहन लिया। तो क्या करा उसने? कैल्शियम बाइंड्स विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड अनमास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। अब जब कैल्शियम ने खुद मास्क पहन लिया, तो आप बताओ क्या होगा? अब जाके एक्टिन इजीली मायोसिन से बाइंड हो सकता है, क्योंकि अभी वो बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखा था ट्रोपोनिन ने। ठीक है, ट्रोपोनिन वाज द मास्क, लेकिन अब मास्क तो हटा चुका है कैल्शियम, मतलब अब साइट्स आर ओपन। साइट्स जो हो गई वो अब अनमास्क हो चुकी हैं, अवेलेबल हो चुकी हैं। तो नाउ मायोसिन एंड एक्टिन कैन बाइंड टुगेदर, बिकॉज कैल्शियम ने आके बाइंडिंग साइट्स को अनमास्क करवा दिया। कैसे अनमास्क करा दिया? कैल्शियम खुद जाके ट्रोपोनिन से बाइंड हो गया। तो अब ट्रोपोनिन तो उधर जाके, ट्रोपोनिन मास्क था ना, तो अब जो मास्क है वो कैल्शियम ने पहन लिया है, तो अब एक्टिन एक्सपोज्ड हो चुका है, तो एक्टिन अब जाके मायोसिन से अटैच हो सकता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये है हमारा ट्रोपोनिन, अभी मास्क करके रखा है। जैसे ही ब्लू कलर का कैल्शियम आया, ये आके ट्रोपोनिन से जुड़ गया, और अब हमारा जो एक्टिन है वो अवेलेबल है टू गेट कंबाइंड विद द मायोसिन। मायोसिन के साथ में जुड़ने के लिए अब हमारा एक्टिन बिल्कुल रेडी है। Now, using the energy from ATP hydrolysis, myosin head binds to the active site on the actin to form cross bridges. अब आप जानते हैं कि जो मायोसिन के हेड्स होते हैं, आपको पता है कि अगर हम मायोसिन के हेड्स की बात करते हैं, कुछ इस टाइप के मायोसिन हेड्स दिखते हैं, तो मायोसिन के हेड्स के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है फॉर एक्टिन एंड दूसरी बाइंडिंग साइट होती है फॉर एटीपी। तो क्या होगा भाई? मायोसिन पे सबसे पहले एटीपी आके बाइंड होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। जैसे ही एटीपी बाइंड हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, वैसे ही ये मायोसिन जाकर किससे बाइंड हो जाएगा? द मायोसिन विल गो एंड बाइंड विद द एक्टिन। किससे जाके बाइंड हो जाएगा मायोसिन? द मायोसिन के जो हेड है, मायोसिन हेड विल बाइंड टू द एक्टिन। और जैसे ही एक्टिन और मायोसिन जुड़ेंगे, द स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रॉस ब्रिज। तो आप ये डायग्राम देखो, अभी यहाँ दोनों अलग अलग है, एक्टिन एंड मायोसिन। द नेक्स्ट स्टेप, द एक्टिन एंड मायोसिन दे गेट जॉइंट। क्यों जॉइन हो पाए? बिकॉज एटीपी की बाइंडिंग हुई, वहां से एनर्जी रिलीज हुई, एंड नाउ दे गेट बाइंड।
एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज. क्या बोलते हैं हम इस स्ट्रक्चर को? क्रॉस ब्रिज. This pulls the actin filament on both sides towards the center of A bands. Actin filament partially overlaps so that H zone disappear. अब जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज के बनते से ही क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट को पुल किया जाएगा. बेसिकली एक्टिन फिलामेंट्स का मूवमेंट होगा, स्लाइडिंग होगी ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स. और जब एक्टिन की पुलिंग होगी, एक्टिन फिलामेंट्स पुल होंगे तो क्या होगा आप सोचो. वो याद करो स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स जो मैंने आपको अरेंजमेंट समझाया था. अगर आपको याद आ रहा है तो अगर उसमें एक्टिन पुल हो रहे हैं, एक्टिन अंदर की तरफ पुल हो रहे हैं, तो अगर आप समझने की कोशिश करो तो जो एच जोन है, ए बैंड में जो एच जोन होता था, वो एच जोन पूरा डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि सारे एक्टिन ऐसे अंदर की तरफ मूव कर गए. तो एच जोन जो थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाएगा, फिर जब मसल रिलैक्स होगी तो वापस से रीअपियर हो जाएगा. तो एक्टिन फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप सो दैट द एच जोन डिसअपियर. तो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी एक्टिन फिलामेंट्स की एंड द एच जोन बेसिकली विल डिसअपियर. ओके. The Z line attached to actin is also pulled inward. It causes the shortening, contraction of the sarcomere. अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर रिवाइज कर रहे हैं, अगर हम मायोफाइब्रस का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो ये एक क्या था, ये था हमारा एक ये थी हमारी एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन. दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम बोलते थे सार्कोमेयर. अब मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन बाइंड कर गए क्योंकि क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया है एंड दे आर कंट्रैक्टेड. कंट्रैक्शन हो रहा है, स्लाइड हो रहे हैं तो कंट्रैक्शन हो रहा है. कंट्रैक्शन होने पर एच जोन तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो, एच जोन बिल्कुल गायब हो गया. मैं पूछूं पूरे सार्कोमेयर की लेंथ पे क्या असर आएगा, शॉर्ट होगी कि लॉन्ग हो जाएगी? अरे भैया अगर ये पूरे ऐसे पास आ रहे हैं तब बताओ शॉर्ट होगी लॉन्ग होगी? ऑब्वियस ही बात है, देयर विल बी शॉर्टनिंग और कंट्रैक्शन ऑफ द सार्कोमेयर. सो व्हेन मसल इज कंट्रैक्टिंग, सार्कोमेयर के साथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर विल बी शॉर्टेंड और इट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज मसल क्या हो रही है, मसल इज कंट्रैक्टिंग, मसल कंट्रैक्ट हो रही है. ठीक है, समझ में आई बात? सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन. आई बैंड के साथ क्या होगा, द आई बैंड विल ऑल्सो गेट शॉर्टेंड. आई बैंड भी क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे. एंड द ए बैंड्स रिटेन द लेंथ. ए बैंड की लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ए बैंड तो उतने के उतने ही है, उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है. बट आई बैंड्स दे आर मूविंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स अंदर बाहर का मूवमेंट हो रहा है. सो द आई बैंड विल बी रिड्यूस. तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि किस बैंड की लेंथ में क्या चेंज आ रहा है. जैसे एच जोन कंट्रैक्शन की बात करें तो एच जोन क्या होगा, डिसअपियर. आई बैंड क्या हो जाएगा, शॉर्ट. ए बैंड में कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा. पूरी सार्कोमेयर की लेंथ का क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन, इट विल बी शॉर्टन, इट विल बी शॉर्टन. आई पूरी बात समझ में? ठीक है. तो this is everything about the mechanism of contraction of a muscle fiber. Okay, myosin की बात कर लेते हैं. Myosin releases the ADP and inorganic phosphate and goes back to its relaxed state. A new ATP bind and the cross bridge is broken. अब ये broken वाली बात तो मैं आगे आपको समझाऊंगी क्योंकि इससे मसल रिलैक्स हो जाएगी. लेकिन अभी हम मसल कंट्रैक्शन तो एक बार सारा रिवाइज कर लें. ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, चलो. सबसे पहले क्या हुआ था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, ये हमारा मोटर न्यूरॉन था. मोटर न्यूरॉन से इंपल्सेस आई थी और उसने सिनेप्टिक वेसिकल्स का मूवमेंट करा दिया था. ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स ने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया था और एसिटाइल कोलिन साइनैप्स में आ गया था. एसिटाइल कोलिन ने मसल में जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, वो जो उसकी सार्कोलेमा में गया और उससे पूरी मसल में फैल गया. पूरी मसल में फैला तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज करा कैल्शियम. कैल्शियम ने जाके क्या किया भाई, कैल्शियम ने जाके मास्क पहन लिया. और जब कैल्शियम ने मास्क पहन लिया तो वहाँ पे जो मास्क पहले एक्टिन ने पहना हुआ था, अब वो जो बाइंडिंग साइट थी वो अवेलेबल हो गई. जैसे ही बाइंडिंग साइट अवेलेबल हुई, मायोसिन ने एटीपी का हाइड्रोलिसिस करा और एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी मिली उससे फटाफट से जाके मायोसिन हेड्स जाके एक्टिन से बाइंड हो गए. जैसे ही मायोसिन और एक्टिन बाइंड हुए, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई एंड द कंट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण सार्कोमेयर की लेंथ कम हो गई, आई बैंड की लेंथ कम हो गई, बट ए बैंड जो है वो अपने नॉर्मल लेंथ में रहा, उसकी लेंथ पे कोई भी असर नहीं पड़ा.
और अब क्या होगा, अब जो मायोसिन है उसने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करा, इसका सीधा मतलब क्या है कि एटीपी यूटिलाइज हो गया, जितनी एनर्जी थी वो यूटिलाइज हो गई। अब जब सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई है तो बताओ क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई है तो क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएगा। जो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़कर बैठे हुए थे, उनका जो बॉन्ड था दैट विल बी ब्रोकन, वो टूट जाएगा और एक्टिन और मायोसिन जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे एंड अ न्यू एटीपी विल बाइंड टू मायोसिन हेड। मतलब अब एक्टिन और मायोसिन जो ऐसे करके जुड़ गए थे, जो अभी जुड़े हुए थे, अब वो सेपरेट आउट हो गए, तो क्रॉस ब्रिज इज नाउ ब्रोकन। ओके, तो ये थी पूरी कहानी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the above processes are repeated causing further sliding. तो भाई एक ATP की जैसी सारी एनर्जी खत्म हुई तो क्रॉस ब्रिज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उतनी देर में दूसरा ATP आके बाइट हो जाएगा, फिर से एनर्जी रिलीज करेगा, फिर से मसल का कंट्रैक्शन कराएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक मसल को कंट्रैक्ट होना है। एटीपी आएगा, बाइंड होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, स्लाइडिंग होगी, लेंथ ऑफ द सार्कोमियर आई बैंड शॉर्ट होगी और मसल का कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, पूरी बात क्लियर हुई आप सभी को? ओके, अब when calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, the actin filaments are again masked. As a result, Z line return to their original position. It results in relaxation. तो अब कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म तो समझ लिया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, सब कुछ समझ लिया। अब रिलैक्सेशन के बारे में भी तो पढ़ना होगा ना कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई रह जाएगी, नहीं, वापस रिलैक्स भी करना है मसल को। तब रिलैक्सेशन के लिए क्या होता है, बहुत ईजी, सारी स्टेप्स उल्टी कर दो। सबसे पहले कैल्शियम आया था, कैल्शियम ने आके मास्क पहन लिया था, तो ट्रोपोनिन जो था वो हट गया था, ट्रोपोनिन वाला जो मास्क था वो कैल्शियम ने पहन लिया था, तब एक्टिन मायोसिन जाके बॉन्ड जुड़ गए थे, क्रॉस ब्रिज बना लिया था। बट नाउ calcium is reuptaken by the sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को वापस से रीअपटेक कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही कैल्शियम वापस गया तो मास्क फिर से खाली हो गया, अभी तो कैल्शियम ने पहना हुआ था ना, लेकिन अब कैल्शियम तो चला गया, तो दिस ट्रोपोनिन मास्क विल अगेन गो एंड बाइंड टू एक्टिन। अब ट्रोपोनिन फिर से जाके किससे बाइंड हो जाएगा, एक्टिन से। भाई वो बोलेगा अरे मैं क्यों खाली बैठूं, अभी मुझे कैल्शियम ने पहना था, मैं इसलिए चुपचाप बैठा था, लेकिन अब कैल्शियम अपने घर चला गया है वापस, तो मुझे अब वापस जाना पड़ेगा एक्टिन पे। सो ट्रोपोनिन विल अगेन गो एंड बाइंड विद द एक्टिन, और जैसे ही ट्रोपोनिन एक्टिन से बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज, जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनने के चांस थे कि वो जुड़ के क्रॉस ब्रिज बनाते, क्या वो फॉर्म हो पाएगा? नेवर, वो कभी नहीं बन पाएगा। और जैसे ही वापस से क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा तो क्या होगा, मसल वापस से रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन द रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, एच जोन फिर से रीअपेयर हो जाएगा, आई बैंड अपनी नॉर्मल साइज पे आ जाएगा और ए बैंड तो पहले से ही नॉर्मल था। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का है, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला डायग्राम है बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन का है, जिसमें तुमको अच्छे तरीके से आई जोन दिख, आई बैंड दिख रहा है, ए बैंड दिख रहा है, एच जोन दिख रहा है एंड जेड लाइन दिख रही है। अब आ जाओ कंट्रैक्शन पे, तो कंट्रैक्शन में क्या होता है, कंट्रैक्शन में ऐसे करके एक्टिन फिलामेंट्स मूव करते हैं, तो इसीलिए आई बैंड क्या हो गया, आई बैंड जो ये पूरा आई बैंड था, आई बैंड की लेंथ क्या हो गई, देखो अब वो इतना सा रह गया आई बैंड। साथ साथ में जो एच जोन था, पहले वो इतना बड़ा एच जोन था, अब एच जोन बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म पर है, दिखेगा ही नहीं। और पूरे अगर सार्कोमियर की लेंथ की बात करो, जो पहले इतना था अब वो बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, वो इतना ही रह गया है, जो पहले इतना था बड़ा था। ठीक है, तो ये था कंट्रैक्शन। फिर आओ रिलैक्सेशन पे, मैक्सिमली कंट्रैक्टेड, मैक्सिमम कंट्रैक्शन का डायग्राम है, रिलैक्सेशन का डायग्राम नहीं है। मैक्सिमल कंट्रैक्शन जब हो गया है तो आप अगर देख पा रहे हो तो आई बैंड पूरा ऑलमोस्ट खत्म पर हो गया है, एच जोन तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा गायब हो चुका है एंड द लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज रिड्यूस्ड, बहुत छोटा हो चुका है सार्कोमियर अगर मैक्सिमम कंट्रैक्शन हो रहा है। तो भैया ये डायग्राम्स भी पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी में जो दिए होते हैं, बिकॉज डायग्राम देखे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कंसेप्ट आपको सारा क्लियर हो गया होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर वेरी इन डिफरेंट मसल, हर मसल का रिएक्शन टाइम अलग अलग हो सकता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इट कॉज मसल फटीग। अब कब बनता है लैक्टिक एसिड, चलो बताओ। तो
एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब भी बॉडी में होता है तब बनता है लैक्टिक एसिड। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कब बनेगा, जब भी बॉडी में जो ग्लूकोज के स्टोरेज हैं, द ग्लाइकोजन, उसका ब्रेक डाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एंड दिस लैक्टिक एसिड क्या करता है, इट एक्यूमुलेट्स इन द मसल एंड कॉज मसल फटीग एंड मसल क्रैम्प्स। तो मसल फटीग क्या होता है, भाई मसल्स थक जाएंगी, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और अगर उसमें लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट हो रहा है तो देयर विल बी मसल फटीग। ओके, क्लियर। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा टॉपिक होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मसल फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 वी हैव रेड मसल फाइबर्स एंड नंबर 2 वी हैव वाइट मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स। क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में? रेड फाइबर्स की बात करें तो व्हाई दे अपीयर रेड, दे अपीयर रेड ड्यू टू मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, आप ऐसे मान सकते हैं, विच इज प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन द मसल्स। दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, रेड कलर के हैं, मायोग्लोबिन है क्योंकि उसमें, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन वाले काम है उसके थ्रू कंट्रैक्शन होना है, तो इसीलिए देयर विल बी मोर माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेड मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। देन एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं द रेड मसल फाइबर्स, एंड दे आर स्लो एंड सस्टेन्ड कंट्रैक्शन। उसमें स्लो और सस्टेन्ड कंट्रैक्शन होता है। अगर हम बात करें इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर लेस इन रेड मसल फाइबर्स। वाइट मसल फाइबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दे आर वाइट कलर ड्यू टू लेसर मायोग्लोबिन, इनमें मायोग्लोबिन कम होता है इसलिए वाइट कलर के दिखते हैं। They have less mitochondria as compared to red muscle fiber. They show anaerobic metabolism. Anaerobic metabolism होता है इसमें, तो इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर्स भी कम है। They show fast contraction and for shorter period. और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोर इन वाइट मसल फाइबर्स एंड लेस इन रेड मसल फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन रेड मसल फाइबर्स एंड लेस इन वाइट मसल फाइबर। क्यों? Because red fibers show aerobic metabolism and white fibers show anaerobic metabolism. Okay, clear everyone? Very good. So this is everything about sliding filament theory and the muscle fibers and everything and the contraction and relaxation of the muscle. तो अगर सब कुछ समझ आया हो, चलो नहीं, पहले नहीं समझ आया तो क्या करना है, नहीं समझ आया तो अपने डाउट्स पूछना है, डायग्राम्स देखना है। तब भी नहीं समझ आ रहा है तो भाई एक एनिमेटेड वीडियो बनाएंगे, अभी एक बार सिलेबस खत्म होने दो, उसके बाद उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर सबको समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया, अच्छा भी लग गया, तो फिर जल्दी से वीडियो को कर देना है लाइक, स्टेप अप अकेडमी को कर लेना है सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।